स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल हमने जिस लॉ पे एंड किया था उस लॉ को हम एक और बार देख लेते हैं। लॉ का नाम क्या था? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ नेम वाज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये लॉ क्या स्टेट करता है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस स्टेट्स दैट as more and more of the variable factors is combined with fixed factors, MP of the variable factor may initially rise at increasing rate, but later MP of variable factor starts declining. Output increases at diminishing rate. Later MP becomes 0 and even negative. ठीक है, ये आप लोग एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था वैसे सेम ये लॉ है। यूनिट्स हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर आपका लैंड का है उसको हमने 1111 यूनिट ले लिया है। अब यूनिट्स ऑफ लेबर जो हैं, जो आपके वेरिएबल फैक्टर हैं, वो आप देखेंगे कि एक एक यूनिट से बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो टीपी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये आपका टीपी है। अब इस टीपी से अगर आप एमपी निकालें, एमपी मैंने बताने का क्या किया था? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, 12 माइनस 9 इज 3, 14 माइनस 12 इज 2, 15 माइनस 14 इज 1, 15 माइनस 15 is 0 and 14 minus 15 is -1। ये आपका MP निकल गया। ठीक है, अब इस MP में अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए आप, MP क्या है? पहले यहाँ पर MP जो है वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ का TP है, ये देखिए आप, TP के हिसाब से जो MP है ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट पे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट पे। टीपी आपका 12 से 14 हुआ, फिर 14 से 15 हुआ, लेकिन 12 से जब 14 हुआ तो 3 यूनिट्स बढ़ा, फिर 2 यूनिट्स बढ़ा, फिर 1 यूनिट बढ़ा। मतलब जो स्पीड है बढ़ने की वो आपकी यहाँ पे डिमिनिश हो रही है। फिर एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पर आपका जो MP है वो 0 हो जाता है, और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर MP आपका नेगेटिव हो जाता है। अगर आप चीज़ फोकस करें तो आपको ध्यान आएगा कि जहाँ पर आपका TP मैक्सिमम है वहाँ पर आपका जो MP है वो 0 हो रहा है। अब ये MP क्यों ऐसे डिक्लाइन कर रहा है? क्योंकि एक फिक्स्ड लेवल तक ही अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ही वहाँ पे फ़ायदा होगा। अब जैसे कि आपका 1 यूनिट आपका लेबर है, 1 यूनिट आपका फिक्स्ड फैक्टर है, वहाँ पर आपने लेबर लगा लिए, पहले 1 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर वहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेबर्स अगर लगाते जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लैंड तो आपका छोटा सा ही है। उस लैंड पर अगर 4 लोग काम कर सकते हैं तो वहाँ पे आप एक बार को 6 लोग लगा लेंगे, 7 लोग लगा लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप 12 लोग लगा लेंगे तो किस काम का? फिर वो लेबर का तो वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, वो वेरिएबल फैक्टर जो है वहाँ पे तो वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन लेबर्स का एप्लीकेशन कोई आपको इंक्रीज इन आउटपुट नहीं दे रहा है। आउटपुट तो आपका उतना का उतना ही रह जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका यहाँ से डिराइव होता है एक्स्ट्रा लेबर की वजह से, वो एक टाइम पर आपका 0 हो जाता है, और उसके बाद ऐसा स्टेज आता है कि आप वहाँ से वो लेबर को हटा भी सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर आप इसे देखें तो ऐसे इसका प्रेजेंटेशन होता है। ये आपका टीपी कर्व और ये आपका एमपी कर्व। ठीक है, यहाँ पे आप टीपी दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप एमपी दिखा रहे हैं। ये हैं आपके यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि जो आपका
टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर इंक्रीज़ होते होते जो टीपी कर्व है देख रहे हैं आप, जब इंक्रीज़ हो रहा है, जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है टीपी आपका, तो वहाँ पर आपका एमपी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। जब ये टीपी आपकी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो वहाँ पर ये आपका मैक्सिमम हो रहा है। फिर ये टीपी आपका बढ़ता जा रहा है और जैसे ही ये आपका एमपी है वो डिक्रीजिंग रेट पे फिर बढ़ने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पे टीपी बढ़ रहा है, टीपी आपको बढ़ रहा है, लेकिन जो एमपी है उसमें आप देख रहे हैं कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, वो डिमिनिशिंग रेट पे उसका इंक्रीज़ हो रहा है। और जहाँ पर आपका टीपी मैक्सिमम हुआ वहाँ पर आपका जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो आपका वहाँ पर ज़ीरो हो जा रहा है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। ये देखिए ये क्या है, एमपी का इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न है जहाँ तक टीपी भी आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे जब एमपी आपका डिक्लाइन होने लग रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं आपके, ये आपका स्टेज 2 है। और जब एमपी आपका ज़ीरो हो जाता है, जहाँ पे टीपी आपका मैक्सिमम है, तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। इसका कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ इट। MP tends to rise till OL. It is increasing returns to a factor. जो आपका MP है that tends to rise till OL, यहाँ तक वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो है आपका ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है। यहाँ तक आप जब फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन एमपी इज राइजिंग टीपी टेंड्स टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब तक एमपी आपका राइज कर रहा है तब तक टीपी जो है वो भी आपका इंक्रीजिंग रेट पे राइज करता है, ठीक है। अकर्स टिल पॉइंट के ऑन टीपी कर्व शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब आप यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, ओ से के तक अगर आप देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपके चल रहे हैं, क्योंकि आपका एमपी जो है इंक्रीजिंग रेट पे है तो आपका जो टीपी है वो भी इंक्रीजिंग रेट पर यहाँ पे राइज कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड OL यूनिट्स ऑफ लेबर एमपी टेंड्स टू डिक्लाइन एंड टीपी इंक्रीजेस ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। occurs on point E and S on MP curve and between K and T on TP curve। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये डिक्रीजिंग रेट हो रही है इसकी, तो टीपी यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन जितनी यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे थी उतनी रेट पे नहीं है। के और टी के बीच में देखेंगे तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एमपी है वो डिमिनिशिंग रेट पे आपके बढ़ रहा है। एंड स्टेज 2 इज कॉल्ड योर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। नेक्स्ट, when labor exceeds MP becomes negative, TP starts declining। अब वेरिएबल फैक्टर भी आप अप्लाई करते हैं, लेकिन उतना ही करें जितना वहाँ पे लिमिट हो। जब आप एक्सेस में वहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं लेबर्स को, वेरिएबल फैक्टर को, तो वहाँ पर जो आपका एमपी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और टीपी जो होता है वहाँ पर वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हमने डायग्राम देख लिया, हमने टेबल देख लिया, और हम जो कंक्लूजन निकला है डायग्राम से हमने उसको भी यहाँ पर समझ लिया। अब कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के,
ये जो हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर हमने यहाँ पर देखा, इसका रीज़न क्या है? हो सकता है कि अभी आप लोग को ये समझ में ना आए, तो एक बार हम इसके रीज़न्स देख लेते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये अभी हम ये इंक्रीज़ जो हो रहा है इसके रीज़न्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है कॉजेज ऑफ इंक्रीज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन इनिशियल स्टेज फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, इट्स फुलर यूटिलाइजेशन नीड्स ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. Additional unit of variable factor add more to total output और MP of वेरिएबल फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज। क्या होता है कि जब नया नया आपने प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया है तो वहाँ पर जो आपके फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसका एप्लीकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे आप कोई नया लैंड ले लीजिए कल्टीवेशन के लिए, क्या होता है कि बोलते हैं कि उसको फर्टाइल होने में टाइम लगेगा, जब एक दो बार उस पर कल्टीवेशन हो जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से प्रोडक्शन होगा। तो क्या करते हैं, उसी लैंड पर पहले 10 लोग लगा देते हैं कि 10 लोग मिलके उसको फर्टाइल बनाइए, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी रखिए, उसको अच्छे से उसकी पुलिंग करिए, कल्टीवेशन के लिए उस सॉइल को रेडी करिए। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, लैंड तो आपका फिक्स्ड है लेकिन वहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहे हैं, पहले 4 रखे गए थे, फिर देखा गया कि नहीं लैंड तो अभी अभी कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो हमें 4 और लेबर चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब पहले पहले कोई आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो फिक्स्ड फैक्टर जो होता है वो अंडर यूटिलाइज्ड होता है क्योंकि उससे पहले उस पर काम हुआ ही नहीं है। तो जब वहाँ पर काम करना होता है तो वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर आप ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर जो है अभी उस लेवल का आउटपुट नहीं दे सकता जैसा कि डिज़ायर्ड है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। विद एप्लीकेशन ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर, डिवीजन ऑफ लेबर कुड बी डन इन डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है, जैसे हमें पता है कि हमें प्रोडक्शन अपना हैंडल करना है तो हमने क्या किया, 10 लेबर हमने हायर कर लिए, ठीक है, एक लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 2 लोगों को हमने ट्रैक्टर दे दी कि ठीक है ट्रैक्टर से पहले आप लोग उसकी टिलिंग करिए। 2 लोगों को हमने इरिगेशन में लगा दिया, टाइम टू टाइम आपको पानी उसमें डालना है। 2 लोगों को हमने फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का काम दे दिया। तो ऐसे क्या होगा, जो लेबर है उसको आपने पहले ही डिवाइड कर दिया कि प्रोसेस बाय प्रोसेस हमें उस लैंड को कल्टीवेशन लायक बनाया है। तो जब बनाना है तो उसके लिए हमारे 4-5 प्रोसीजर हैं, तो उन 4-5 प्रोसीजर में हम सारे अपने लेबर्स जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर हैं उनको हम बांट दें कि किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ऐसे क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है और इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे सबका हो जाता है और आउटपुट जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर राइज द MP एंड TP। वेरिएबल फैक्टर हमें क्या पता है कि हमें तो एप्लीकेशन वेरिएबल फैक्टर का ही करना होता है, फिक्स्ड फैक्टर जो हमारा वो कांस्टेंट रहता है। तो एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर से हम क्या होता है, हम अपना TP और जो हमारा MP होता है हम उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। एक बार हम आज का क्लास का रिपीट कर लेते हैं। क्या है, पहले हमने पढ़ा अपना प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, TP हमने मेंशन किया, MP हमने मेंशन किया, फिक्स्ड फैक्टर ये वेरिएबल फैक्टर। पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे रिटर्न जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, फिर डिमिनिशिंग रेट पे फिर नेगेटिव होते हैं और फिर 0 होते हैं, फिर
नेगेटिव हो जाते हैं। ये इनका प्रेजेंटेशन कि जब तक एमपी आपका इंक्रीज़ करता है तब तक आपका टीपी भी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। जब एमपी आपका डिमिनिशिंग रेट पे चला जाता है तो टीपी आपका डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ करता है। और जब आपका एमपी ज़ीरो हो जाता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। और जब आपका एमपी यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो टीपी जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। पहले स्टेज को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरे स्टेज को हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड थर्ड को हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, कंक्लूजन हमने निकाल दिया था कि पहले जो है हमारा एमपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे रिटर्न्स पे इंक्रीज़ करता है, देन हमारा फिर वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे आता है एंड देन अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाता है। एंड देन वी मूव्ड टू कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो अंडर यूटिलाइज्ड हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर का एप्लीकेशन करके आउटपुट बढ़ाकर टीपी और एमपी को इंक्रीज़ करते हैं। लेबर्स को हम डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो हो सके और बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स होता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल यूटिलाइजेशन पर आते हैं।